हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर 7। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। द डाइवर्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अलॉन्ग विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया पे जब एक साथ रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी में सब कुछ इंक्लूड होता है, जितनी भी डिफरेंट टाइप की वैरायटी प्लांट हो गए या फिर एनिमल्स हो गए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो इसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। फिर है स्पीशीज। अ स्पीशीज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। तो स्पीशीज क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो और कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट का ग्रुप या एनिमल का ग्रुप जो क्या कर सके, जिनमें क्या हो, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो और इंटरब्रीड कर सके, मतलब आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज। फिर है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम किससे बनता है? सारे प्लांट, एनिमल और जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जब एक ही पर्टिकुलर एरिया पे रहती हैं तो उसे हम बोलते हैं इको सिस्टम। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आ जाएंगे क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, तो ये से हम बोलेंगे इको सिस्टम। हैबिटेट, अ नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज वेयर इट लिव्स एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है? वो नेचुरल इन्वायरमेंट, वो नेचुरल जगह जहाँ पर वो कोई प्लांट और एनिमल अपने उस इन्वायरमेंट में रहता है, वहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है, वहाँ से फूड लेता है, तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट या फिर हैबिटेट। ठीक है। Importance of biodiversity. We get variety of food items, cloth, wood, medicine, oil, variety from variety of plants. So biodiversity के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि पहले तो ये मेंटेन करती जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको। उसके अलावा इससे बहुत डिफरेंट टाइप का फूड मिलता है, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स, क्लोथ आइटम जैसे कॉटन, जूट, वुड, मेडिसिन, ऑयल। उसके अलावा एनिमल्स हमें लेदर, मीट, एग। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसी वजह जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो उनको नुकसान पहुंच रहा है? फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ओवर अ वाइड एरिया इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। बहुत ही लार्ज स्केल पे जब प्लांट्स को कटिंग डाउन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, क्यों प्लांट्स काटे जाते हैं? टू बिल्ड होम, फैक्ट्रीज, रोड, डैम, फॉर द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, टू गेट वुड एज फ्यूल और फॉर मेकिंग फर्नीचर और पेपर। तो क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रहने के लिए जगह चाहिए, फैक्ट्रीज, रोड बनाने के लिए, तो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। उसके अलावा मिनरल्स जो मिलते, माइनिंग की जाती है, उसके लिए भी लैंड जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसको क्लियर किया जाता है। तो फॉरेस्ट एरिया को और क्यों कट डाउन किया जाता है? फॉर एग्रीकल्चर। अब अगर जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड भी चाहिए होगा। फूड के लिए क्या करेंगे? फॉरेस्ट एरिया को कट डाउन करके वहाँ पर क्रॉप्स लगाई जाएंगी। तो डिफॉरेस्टेशन इन सब वजह से बढ़ रहा है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। तो पहला क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा? डेजर्टिफिकेशन। अब क्योंकि सॉइल, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल को अच्छे से होल्ड किए रहती हैं, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल जो होगी वो ओपन हो जाएगी। जब बहुत तेज विंड या वाटर होगा तो वो उसके साथ रन ऑफ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन। और जहाँ पर सॉइल इरोजन होता है वहाँ पर धीरे धीरे वो लैंड जो होती है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा ट्रीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब जब ऑक्सीजन ट्रेस कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज क्या होगी? बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में, जिससे होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या कॉज होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि आइस जो होंगी वो मेल्ट हो जाएगी, जो आइसबर्ग्स हैं वो मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर फ्लड आ जाएगी। और जो जो ऐसे एनिमल्स जो कहाँ पर रहते हैं, जो पोल्स पे रहते हैं, तो उनके जो हैबिटेट है उसको नुकसान होगा। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब करती है। तो ये सब हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उसके अलावा जो एनिमल्स और प्लांट जो फॉरेस्ट में रहते हैं, अगर आप उनका घर हटा देंगे तो फिर वो कहाँ पे रहेंगे? तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, इलीगल हंटिंग। तो जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, राइनोसेरोस, इनकी हंटिंग की जाती है फॉर स्किन, फर, टस्क, क्लॉज, मीट और अदर बॉडी पार्ट्स के लिए। तो ये हंटिंग की वजह से क्या होता है कि इनकी पॉपुलेशन में कमी आ रही है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। और यहाँ पर एक वर्ड आता है पोचिंग। तो जब वाइल्ड एनिमल्स को कमर्शियल यूज़ के लिए उनकी इलीगल हंटिंग की जाती है तो इसको हम कहते हैं पोचिंग। तो पोचिंग से भी क्या हो रहा है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। पॉल्यूशन,
सॉयल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये बहुत ही अफेक्ट करते हैं एनिमल्स को, प्लांट को। अगर वाटर पोल्यूशन होता है तो फिश बहुत लार्ज अमाउंट में मर जाती हैं। उसके अलावा वाटर पोल्यूशन जो होता है वो एनिमल्स को नुकसान पहुंचाता है। फिर नेचुरल डिज़ास्टर, ये भी एक कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। क्यों? जैसे फॉरेस्ट फायर है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, ड्रॉट है, साइक्लोन्स, तो ये भी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। फिर एक्जॉटिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, मतलब ये किसी और प्लेस पे बिलोंग करती हैं, लेकिन अगर ये किसी दूसरी जगह पे आ जाती हैं, जहाँ पर ये आती हैं वहाँ की जो ओरिजिनल प्लांट और एनिमल्स हैं उनको उनको नुकसान पहुँचाती हैं। क्यों? क्योंकि ये उसकी स्पेस लेने लगती है, उसका फूड लेने लगती है। तो इससे भी क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका एग्जाम्पल है जो वाटर हाइसिंथ होती है, जो पॉन्ड्स में निकल आती है, जो वाटर बॉडीज़ होती है वहाँ पर। अब वहाँ पर वाटर हाइसिंथ बहुत जल्दी ग्रो करने लगती, तो वहाँ पे जो फिश होती हैं वो मरने लगती हैं। तो एक्जॉटिक स्पीशीज़ भी एक कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। फ्लोरा एंड फौना, तो किसी भी नेचुरल सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स मिलेंगे वो उन्हें हम बोलेंगे फ्लोरा, और जितने भी डिफरेंट काइंड के एनिमल्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे फौना। तो फ्लोरा और फौना हो गया। अब है दो एक इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं, IUCN और WCU। IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और WCU क्या है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये दो इंटरनेशनल बॉडी हैं। ये क्या करती हैं, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स जो भी हैं उनके बारे में स्टडी करती हैं, और वहाँ पर किसे कंजर्वेशन की ज़रूरत है, किस टाइप का कंजर्वेशन किया जाना चाहिए, तो ये दोनों बॉडीज़ मिलकर काम करती हैं। तो IUCN क्या, एक लिस्ट जारी करता है, रेड डाटा लिस्ट। इसमें वो ऐसी स्पीसीज़ के बारे में बताता है जिनको कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है, कौन सी प्लांट और स्पीसीज़ जो है वो उनको नुकसान हो रहा है, वो खतरे में है। तो IUCN एक लिस्ट जारी करता है, उस लिस्ट को हम बोलते हैं रेड डाटा लिस्ट। तो इस लिस्ट में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, एक्सटिंक्ट इन अ वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट, नॉट इवेलुएटेड। तो रेड डाटा लिस्ट में पहली कैटेगरी आती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती हैं, द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर नॉट फाउंड नाउ बट वंस लिव्ड ऑन अ अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। मतलब एनिमल और प्लांट की वो स्पीशीज़ जो अर्थ पर पहले कभी हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, तो ऐसी स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। इसका एग्जांपल है डायनासोर्स। ये अर्थ पर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो पहले रहा करते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज या फिर किसी भी वजह से अब वो नहीं है। तो वो स्पीशीज़ जो अर्थ पर पहले कभी हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। उसके अलावा एक्सटिंक्ट इन अ वाइल्ड, ये भी एक्सटेंट इन अ वाइल्ड का मतलब क्या है, ये स्पीशीज़ जो है अब वो नेचुरल हैबिटेट में हमें नहीं मिलती, उनको हम लोगों ने कंजर्व करके जैसे जू हो गया इन सब जगह पे रखा है, ये अभी हैं लेकिन ये वाइल्ड एरिया में अब नहीं मिलती, इन्हें हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन अ वाइल्ड स्पीशीज़। इसके एग्जाम्पल है पिंक हेड डक, चीता। थर्ड आती क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये बहुत ही हाई रिस्क पे स्पीशीज़ आती हैं। वो स्पीशीज़ जो बहुत ही हाईली रिस्क पे हैं, एक्सट्रीमली रिस्क पे हैं, वो कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, कभी भी एक्सटेंट की कैटेगरी में आ सकती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसके एग्जांपल है थिक बिल्ड पैरट, मालाबार लार्ज स्पॉटेड कैवेट, पिग्मी हॉग, फॉरेस्ट आउलेट, तो ये हो गए क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़। फिर आती है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जो हाई रिस्क पे हैं, ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे होती है, और ये क्या होती है, हाई रिस्क पे हैं, ये भी कभी भी एक्सटिंक्ट फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं अगर इन्हें नहीं बचाया गया, तो इन्हें हम बोलेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसके एग्जांपल बहुत सारे एशियन एलिफेंट, गोल्डन मोल, पिंक पिजन, इंडियन राइनोसेरोस, बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल। फिर फिफ्थ आती है वनरेबल स्पीशीज़। ये बहुत ही कम नंबर लो नंबर में बहुत ही कम है, और ये इंडेंजर्ड की स्पीशीज़ में आ सकती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं वनरेबल स्पीशीज़। इसके एग्जांपल हैं हिप्पोपोटामस, पोलर बियर, लंगूर, चिंकारा डियर, ब्लड पीजेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। मतलब वो स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पर ही मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। मतलब वो उसके अलावा कहीं और नहीं मिलती हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीशीज। जैसे गंगा रिवर डॉल्फिन, ये केवल रिवर गंगा में ही मिलती है और कहीं पर नहीं होती है, तो ये आएगी एंडेमिक स्पीशीज। जैसे एशियाटिक लॉयन, ये केवल इंडिया के जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में वहाँ पर मिलता है और कहीं पर नहीं मिलता है। अगर जू वगैरह में है तो नहीं मानेंगे, वो नेचुरली वहाँ पर होना चाहिए। तो ये होती है एंडेमिक स्पीशीज़। जेंट पांडा का एग्जांपल है, नीलगिरी तहर इसका एग्जांपल है, तो ये होती है एंडेमिक स्पीशीज़। फिर है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड दिए। फर्स्ट है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब हम लार्ज नंबर पे प्लांट्स जो ट्रीज़ हैं उनको हम लगाएं
फॉरेस्ट एरिया को ग्रो करें। अगर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा बढ़ेगा तो एनिमल्स भी अपने आप, उनकी जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो सब अपने आप ग्रो करने लगेंगी। प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर, जो फॉरेस्ट फायर होती है वो नेचुरली लग जाती है, तो उसको कैसे हम उसको ऐसी टेक्निक, हमें एडवांस टेक्निक बनानी चाहिए ताकि फायर एक्सटिंग्विशर हम उसको आसानी से कर सकें। जिस तरह से विंड डायरेक्शन हम पहले से पता चल जाए तो हम पहले से तैयारी करके रखें, अगर फॉरेस्ट फायर है तो उसको हम रोक सकें। और प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग मस्ट बी कंट्रोल टू सेव फॉरेस्ट। ग्रेजिंग एनिमल ईट यंग ट्रीज, डिस्ट्रॉय लीव्स ऑन अ लोअर ब्रांचेस एंड इंजर द रूट एंड ट्रंक्स। तो ओवरग्रेजिंग भी क्या कॉज करता है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमें इनको क्या करना चाहिए, ओवरग्रेजिंग जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो यंग ट्रीज को खा लेते हैं और जो लीव्स होती हैं जो नीचे ब्रांचेस पे उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो यंग ट्रीज होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग को भी रोकना चाहिए। तो इन सब मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाएगा। अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होंगे तो जाहिर सी बात है सारे एनिमल्स भी एक्सटेंट और इंडेंजर्ड की स्पीशीज़ में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए, तभी हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ दिए हैं। ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ ऐसे एरिया, ऐसे फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट कर देती है जहाँ पर जो एक पर्टिकुलर कोई एनिमल या स्पीशीज़ मिलता है, ताकि उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता उसके हैबिटेट को, और ताकि वो कंजर्व रहे, उसका जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। तो इसमें 3 तरह के प्रोटेक्टेड एरिया आएंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट है नेशनल पार्क। तो ये लार्ज एरिया होता है फॉरेस्ट का और ये बहुत ही प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है वो रूल्स बनाती है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो ग्रेजिंग होती है और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरिया में बिल्कुल बैन होता है। यहाँ पर केवल आप टूरिज्म के पर्पज़ से जा सकते हैं। और हमारे इंडिया में 102 नेशनल पार्क हैं। कुछ एग्जांपल दिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये है जो वन हॉर्न राइनोसेरोस होता है उसके लिए। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन के लिए। फिर आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी क्या होता है, ये एरिया बहुत ही स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड होते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पर उनके नेचुरल हैबिटेट में। यहाँ पर इट डज़ नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउड नहीं होती है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं। यहाँ पर केवल कुछ एक्टिविटीज़ की जा सकती है, जैसे कि टिम्बर और ये जो वुड होता है उसको कलेक्ट किया जा सकता है। उनको कट डाउन नहीं किया जाता है प्लांट्स को। इंडिया में 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और जो अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स और के लिए हैं। एक है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये राजस्थान में है। उसके अलावा चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी, बांदीपुर सेंचुरी, मधुमलाई सेंचुरी। फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत ही बड़े एरिया होते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं और ये भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ इनके आसपास जो लोग रहते हैं उनको एजुकेट किया जाता है, उनको अवेयरनेस उनके अंदर बढ़ाई जाती है ताकि वो ऐसे रह सकें, इको फ्रेंडली लिविंग कंडीशंस को वो अपनाएं, नुकसान ना पहुंचाएं। और जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं बहुत बड़े होते हैं, इसके अंदर नेशनल पार्क भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर एग्जांपल दिया पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये इसके अंदर एक नेशनल पार्क भी आता है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े एरिया होते हैं और इसके अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होता है, कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो उनका होम होता है वो छोड़कर किसी मतलब अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से उसको छोड़कर वो दूसरी कंट्री या दूसरी जगह पर जाकर रहने लगते हैं और जब उनकी होम कंट्री में वापस से कंडीशन सही हो जाती है तो ये वापस आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइग्रेशन। A seasonal movement of bird and other animals in a large number from one place to another to overcome unfavorable condition and returning back to original habitat when condition become favorable is called the migration. माइग्रेशन वही होता है कि जैसे जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं ये लार्ज नंबर में, यानी एक बर्ड या 2 बर्ड यानी पूरा ग्रुप जाता है जब उनके जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती, वहाँ पर बहुत ठंड होती है, बहुत गर्मी होती है, तो उससे बचने के लिए वो किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है। उसके बाद जब इनकी होम कंट्री में टेम्परेचर वापस सही हो जाता है तो ये फिर वापस आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइग्रेशन। रीज़न ऑफ माइग्रेशन, तो बर्ड्स और एनिमल्स क्यों माइग्रेट करते हैं, तो पहला तो ये कि हार्श और अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने के लिए, उसके अलावा ऐसी जगह पर जाने के लिए जहाँ पर कंडीशन फेवरेबल हों,
और रिप्रोडक्शन के लिए जैसे जो बर्ड्स होती हैं, जैसे कि सालमन फिश जो होती है वो सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में आती है ताकि वो एग ले कर सके। तो इन सब वजह से जो माइग्रेशन करते हैं। यहाँ पर दो बर्ड्स के बारे में दिया है जो माइग्रेटिंग बर्ड्स है। पहला है आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न एक सी बर्ड है और ये बहुत ही लॉन्ग रूट अपनाती है माइग्रेशन के लिए। 19,000 किलोमीटर की जर्नी करती है हर साल। ये आर्कटिक रीजन यानी नॉर्थ पोल पर होती है। जब वहाँ पर विंटर्स आते हैं तो ये एंटार्क्टिक रीजन यानी साउथ पोल पे आ जाती है। ये पूरे अर्थ पर एक ऐसा क्रिएचर है जो अपने एक साल में 2 बार समर को देखता है, एक बार आर्कटिक रीजन में और एक बार एंटार्क्टिक रीजन में। उसके अलावा सबसे ज़्यादा डे लाइट भी यही बर्ड्स देखती हैं। साइबेरियन क्रेन, ये साइबेरिया की है, नाम से पता चल रहा है। और जब साइबेरिया में ठंड होती है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, तो वहाँ से बचने के लिए ये इंडिया के भरतपुर आ जाती हैं। वहाँ पर राजस्थान में है ये, यहाँ पर ये कुछ महीनों के लिए रहती हैं और जब साइबेरिया में वापस से विंटर्स चले जाते हैं तो ये वापस वहाँ पर माइग्रेट करके चली जाती हैं। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।